हेलो एवरीवन, दिस इज दिवाली एंड वेलकम टू द इकोनॉमी सेकेंड क्लास। यहाँ पे जैसे मैंने कल आपसे कुछ जीडीपी और जीएनपी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज उसी फर्दर लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मैं आज आपसे एनएनपी, एनडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इस सेशन के लास्ट में मैं करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिकॉज ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगी और उनकी टॉपिक्स का हिंट भी मैं आपको अपने साइड से देती चलूंगी, जिससे आप उस पर्टिकुलर थिंग को जाके आज ही पढ़ लो। तो इससे क्या होगा, आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही कवर होता चलेगा। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रहता हम लोगों के पास कि हम डायनेमिक के लिए अलग और स्टैटिक के लिए अलग स्ट्रैटेजी करें। तो बेटर ये होता है कि स्टैटिक और डायनेमिक हम दोनों एक साथ करके चलने की कोशिश करते हैं। तो उसी देखो, पहले हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन पढ़ेंगे। व्हाट इज डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन देखो, ओवरऑल सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब भी हम डेप्रीसिएशन वर्ड जोड़ देते हैं, इसका मतलब होता है कि जो हमारी पर्टिकुलर मशीन थी, मशीनरी जो यूज कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं डेप्रीशिएट हुई है उसकी वैल्यू, क्योंकि सालों तक यूज करने पे जो उसकी वो एकदम नई थी, वो अब थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है और वो थोड़ा सा लॉस अब हमको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, लाइक इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो वो कितना डेप्रिशिएट हो गया, क्षरण हो गया उसका, ये चीज हम देखने की कोशिश करते हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखो, सबसे मेन चीज ये होती है कि जब भी डेप्रिसिएशन नाम सुन लो, ठीक है, कोई भी चीज में अगर डेप्रिसिएशन लग जाता है तो वो चीज क्या हो जाती है, तब वो हो जाती है नेट। हमको ये याद रखना है, तब वो नेट निकालने की हम कोशिश करते हैं। और अगर डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं है तो वहां पर हम ग्रॉस निकाल रहे होते हैं। ठीक है, यही 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो कल आपने सीखा था कि डोमेस्टिक और नेशनल क्या था। ठीक है, तो डोमेस्टिक में तो सिंपल था कि हमारे पर्टिकुलर डोमेस्टिक जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही जितना भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, वो पर्टिकुलर चीज हमारी डोमेस्टिक हो जाती थी। अगर हम नेशनल की बात करते हैं तो हमने कल देखा कि नेशनल में हम क्या ले रहे थे, नेशनल में हम बाहर से आने वाले, बाहर जो हमारे लोग गए हैं वो जो इनकम कमा रहे हैं उसको ऐड कर देते थे जीडीपी में, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो फॉरेनर्स इनकम कमा रहे हैं उसको हम माइनस कर देते थे। तो हमें जीएनपी यानी कि नेशनल प्रोडक्ट पता चल जाता था। ठीक है, तो हमने डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट के 2 बहुत कोर कॉन्सेप्ट को कल सीखा था। आज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब भी हमने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया है, यानी हम अपनी मशीन में, जो हमारी मशीन इतने साल से चल रही थी वो अब स्लो चलने लगी है तो वो डेप्रिशिएट कर गई है, वो चीज हमने इंक्लूड नहीं करी है, उसको इग्नोर कर रखा है, इस वजह से हम ग्रॉस निकालते हैं। अगर हमने वो ऐड कर दिया तो हम क्या निकाल रहे होंगे, तो हम नेट निकाल रहे होंगे। बस यही 2 चीजें होती हैं जो आपको, ये 4 चीजें जो आपको समझनी है, दैट इज डोमेस्टिक, नेशनल, ग्रॉस एंड नेट। आगे 2 और चीजें हैं, दैट इज फैक्टर प्राइस एंड मार्केट कॉस्ट। ये भी फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ये भी मैं आपको समझाती चलूंगी आगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी मैंने क्या बोला कि ग्रॉस में हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं डेप्रीसिएशन को, इस वजह से यहाँ पे हम माइनस करा रहे हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, अगर उसमें हम डेप्रीसिएशन को ऐड कर दें तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है ना, ये भी तो कह सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर जीडीपी बनाने की कोशिश करें तो जीडीपी में भी वही सेम कॉन्सेप्ट चलता है, वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनकर आता है। तो ये जो 4 कोर कॉन्सेप्ट हैं आपकी इकोनॉमी के, दैट इज जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी एंड एनडीपी,
ये 4 कोर कॉन्सेप्ट अभी तक हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि एनएनपी जो होता है, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है एनएनपी, यही चीज हमारी होती है नेशनल इनकम। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डेप्रीसिएशन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो यही हमारी होती है नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। But NNP and GNP are gradually losing significance since countries have high external debt. अब देख लो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग या और भी कंट्रीज हैं, ये क्या कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल डेट ले रही हैं, यानी बाहर से बहुत ज्यादा हम लोग लोन वगैरह और जो चीजें होती हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम हाई एक्सटर्नल डेट लेने की वजह से ये जो एनएनपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट है उसको लूज कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस को, that are survived through internal resources which tend to increase outflow and reduce GNP। अब अगर देखो एक्सटर्नल डेट आप ज्यादा ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आउटफ्लो को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, इंटरनल रिसोर्सेज को, एंड रिड्यूस द जीएनपी ऑफ द कंट्री, कंट्री की जीएनपी को कम कर रहे हैं। जीडीपी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जीएनपी पे तो पड़ेगा ना, बाहर की जो कंट्री का आना जाना होगा, बाहर की जो जितने भी इनकम है उसका आना जाना होगा, तो उसका इफेक्ट हमारे जीएनपी पे पड़ता है। सिमिलरली द सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द फॉरेन एंटिटी विल आल्सो हैव द सिमिलर इम्पैक्ट। जो सेल हम करते हैं, अगर हम फॉरेन एंटिटी को कोई चीज बेच रहे हैं तो उसका भी सिमिलर इम्पैक्ट हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। फर्दर रेमिटेंसेस हैव बिकम सिग्निफिकेंट इन इकोनॉमी लाइक इंडिया। फिर भी हमारी कंट्री में जो रेमिटेंसेस आते हैं, मतलब जो हमारे बाहर के लोग, यहाँ के लोग जाके बाहर कमा रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो इंडिया के जीएनपी को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। नॉट सीन इन अ करेक्ट वे टू जज द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, बट हम यहाँ से आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी निकाल लें, ऐसा बेटर वे नहीं है। ठीक है, तो रेमिटेंसेस एक बेटर वे नहीं है। हम रेमिटेंसेस को जान गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया की जीएनपी को करेक्टली निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट हैं लाइक योर फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ये क्या है, तो इंडिया, यूएस और मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी हैव स्विच्ड ओवर टू जीडीपी। ये आपको पता है कि हम लोग अब ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक बेस्ट मेथड जीडीपी का ही रखते हैं। वैसे आपके 3 मेथड्स होते हैं, वो मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूंगी, वो 3 मेथड कौन से होते हैं जिसपे हम कंट्री की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एज एन आउटपुट विच हैज बीन डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। हमने अभी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी आपको बताया था कि आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, अब ये आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी को ही यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। बट दिस मॉनेटरी वैल्यू कैन बी व्यूड फॉर फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव। अब 2 पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं। एक तो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी इनकम का जनरेशन जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करती है, और एक होता है हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, एक एग्जांपल से समझे, द प्राइस ऑफ द कार एज इलस्ट्रेटेड अर्लियर, जैसे हमने जो यहाँ पे इसमें पीछे एक एग्जांपल दिया है प्राइस ऑफ द कार का। To further elucidate, the market price is the price paid for the goods and services। अब देखो मार्केट प्राइस क्या होता है, वो मार्केट, इसके नाम से आप काम निकालिए। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, आप कोई कार को जब परचेज करने जाते हो पर्टिकुलर दुकान पे, तो पर्टिकुलर शोरूम पे, तो वहां पे जो आप प्राइस पे कर रहे हो वही आपका मार्केट प्राइस है। ठीक है, वही आपका मार्केट प्राइस है। अब कैसे ये फैक्टर कॉस्ट से अलग होता है, तो एक सिंपल सी चीज होती है, वी ऑल नो दैट गवर्नमेंट लिवाइज टैक्सेस। हमको पता है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और बदले में हमें सब्सिडीज भी देती है, कुछ कुछ चीजों पे वो सब्सिडीज देती है ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, बिफोर दे रीच टू द मार्केट, मार्केट पहुंचने से पहले। अगर इंडिया की हम बात करें तो एक्सरसाइज ड्यूटी पे करते हैं हम गुड्स पे, सिमिलरली सर्विस टैक्स देते हैं सर्विसेज पे, आप जानते हो, आप देते होगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जब आप ये फॉर्मूला देखते हो तो फैक्टर कॉस्ट में अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर लिया, क्योंकि हम टैक्स तो देते हैं ना, तो इस वजह से उसको प्लस करेंगे, तो फैक्टर कॉस्ट में अगर आप टैक्सेस को ऐड कर रहे हो और जो सब्सिडीज गवर्नमेंट आपको दे रही है उसको माइनस कर दो,
तो वो जो प्रोडक्ट आप जाके खरीद रहे हो ना, वही है मार्केट प्राइस, ठीक है, वही है मार्केट प्राइस। इस चीज को समझने की कोशिश करो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में जो नेट टैक्सेस हैं, नेट टैक्सेस की बात हो रही है, तो ओवरऑल सब डेप्रिसिएशन वगैरह इंक्लूड करके यहाँ पे बोला जा रहा है as subsidies can never be equal to more than tax और never be equal to or more than the tax। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट जब भी सब्सिडी देती है तो वो हमेशा टैक्स से कम देती है। अगर वो टैक्स के, आप खुद ही सोचो, अगर आप मैथ्स थोड़ी बहुत भी जानते हो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर टैक्स की और सब्सिडी की दोनों की वैल्यू जो है इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा, है ना, ये माइनस होके तो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों ही इक्वल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, जो हम टैक्सेस देते हैं वो हमेशा सब्सिडी से या तो कैन नेवर बी इक्वल, वो कभी इक्वल नहीं हो सकते, और मोर देन द टैक्सेस इन एनी इकोनॉमी। जो सब्सिडीज होती हैं वो किसी भी टैक्स से कभी इक्वल नहीं हो सकती और कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, हमेशा कम सब्सिडी ही गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जो सब्सिडी होती है, जब सब्सिडी को हम माइनस कर देते हैं और टैक्स को प्लस कर देते हैं फैक्टर कॉस्ट में, तो वो जो पर्टिकुलर चीज निकल कर आती है वो हमारी होती है मार्केट प्राइस, जिस मार्केट प्राइस पे हम चीजों को खरीदते हैं। अब देखो इस बुक में ये जो पैरा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द आउटपुट मेजर्ड एट मार्केट प्राइस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑफ एन इकोनॉमी। मार्केट प्राइस को अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, मार्केट प्राइस को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपको क्या इंक्रीज करना चाहिए, आपको टैक्सेस इंक्रीज करने चाहिए, बिकॉज सब्सिडी तो माइनस करके कम हो जाएगा ये, है ना। अगर सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन देखो, अगर सब्सिडीज बढ़ गई तो आप यहाँ पे माइनस करवा के मार्केट प्राइस की वैल्यू तो घटा दोगे। मार्केट प्राइस की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं हमारे, वो टैक्सेस हमें बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। दिस डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट मोर गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दें उसका। out of an economy is worked out both at the market price as well as at the factor cost। देखो जो आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी होता है वो दोनों पे ही वर्क करता है, दैट इज ऑन द मार्केट प्राइस एज वेल एज ऑन द फैक्टर कॉस्ट। बट लेकिन जो ग्रोथ होती है वो हम सिर्फ आउटपुट एट द फैक्टर कॉस्ट ही निकालते हैं, सिर्फ हम फैक्टर कॉस्ट को ग्रोथ में कंसीडर करते हैं। दिस मीन्स दैट इंक्रीजिंग वैल्यू इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज कैप्चर्ड एट फैक्टर कॉस्ट एंड नॉट एट द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पे नहीं, अगर हम वैल्यू की इंक्रीमेंट की बात करें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें हम ध्यान देते हैं कि जो हमारा फैक्टर कॉस्ट है वो रहे, ना कि मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एट द मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट इज टैक्स बर्डन। जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, उसको हम बोलते हैं टैक्स बर्डन ऑन एन इकोनॉमी विच इज यूजफुल फॉर द क्रॉस कंट्री कंपैरिजन। जब हम किसी दो कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं तो उस बीच में ये टैक्स बर्डन ही हमें दिखाता है कि कौन सी इकोनॉमी बेस्ट अपना दे रही है। कैन आउटपुट एट मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट बी सेम? क्या ऐसा हो सकता है कि आउटपुट जो है मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे ये दोनों सेम हो जाए? तो हाँ, हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वेयर द टैक्सेस आर इक्वल टू सब्सिडीज, है ना। जो टैक्स है, अभी मैंने आपसे पहले क्या कहा था, टैक्स जो है वो हमेशा सब्सिडीज से ज्यादा रहेंगे, कभी उसके इक्वल नहीं होंगे और उससे कम नहीं होंगे। अभी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टैक्सेस जब इक्वल हो जाएंगे सब्सिडीज के तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये एक यूटोपियन सर्कमस्टांस है, यूटोपियन एक इमेजिनरी सर्कमस्टांस है वेयर टैक्सेस एंड सब्सिडीज बोथ आर जीरो। दिस कॉन्सेप्ट इज मोर एज ऑफ एन एकेडमिक रिलेवेंस। इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं देखोगे, प्रैक्टिकली अपनी कंट्री में इसको अप्लाई होता हुआ नहीं देखोगे आप, बट इसको एकेडमिकली अगर आप कैलकुलेट करते हो लाइक अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, तो उस टाइम पे आप ये चीज कर सकते हो। द मोमेंट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी वैल्यू,
either at a market price or a factor cost, the concept of inflation become important. अब एक concept आता है which we call inflation. तो जो अभी बिगिनर हैं एकदम, तो उनके लिए बता दूं एकदम सिंपल वर्ड में, इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, और महंगाई को हमें जरूर से जरूर हर एक सर्कमस्टांसेस में उसको कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही हमारी रियल मॉनेटरी वैल्यू बताएगा, ठीक है, वही हमारा मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट सब बताएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन पे यूपीएससी ने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, सिक्योरिटीज खरीदनी चाहिए कि बेचनी चाहिए, ऐसे करके कई बार यूपीएससी भी आपको इस पे काफी ज्यादा फंसाने की कोशिश करता है। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की जो चीजें हैं उनको क्लियर करते हैं। इन सिंपलर टर्म्स, इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग प्राइस। इन्फ्लेशन क्या होता है? किसी चीज की महंगाई बढ़ना, इंक्रीजिंग प्राइस, एंड ड्यूरिंग इन्फ्लेटरी टाइम्स इट टेंड टू इन्फ्लेट द वैल्यू इन नॉमिनल टर्म। ये क्या करता है? नॉमिनल टर्म में वैल्यू को इन्फ्लेट करने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है। सपोज कर लीजिए इन्फ्लेशन इज एट 10%, इट इम्प्लाइज दैट प्राइस इज गोइंग अप टू 10%, growing up by 10%. That is to say that factor cost is also increasing. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे factor cost भी बढ़ रहा है क्योंकि चीज की वैल्यू बढ़ रही है, which would increase the output even though there is no physical increase in the production of the goods and services. Goods and services का production नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी मांग बढ़ रही है. It is because of this reason that the output measure at factor cost. और यही एक रीजन है कि आउटपुट को हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा रहे हैं हम, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से उसका फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, और इसी वजह से हम आउटपुट को फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं. would have to be adjusted to actually reflect the increase in the production of goods and services in the economy. The adjustment is a statistical एक्सरसाइज विच इज डन बाय द जीडीपी डिफ्लेटर. एक जीडीपी डिफ्लेटर का भी कॉन्सेप्ट आता है. जीडीपी डिफ्लेटर से हम चीजें निकालते हैं, दैट गिव्स आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्राइस. हम आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं कांस्टेंट प्राइस रख के, ठीक है. अगर जीडीपी डिफ्लेटर की पर्टिकुलर बात करें तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू आउटपुट, आई थिंक उधर दिख नहीं रहा होगा आपको, आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट अपॉन कांस्टेंट प्राइस. किसी भी चीज का कांस्टेंट प्राइस इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर. The output at constant price refers to the output obtained after being adjusted for inflation, है ना. आउटपुट एट कांस्टेंट प्राइस कहने का मतलब क्या है कि हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आउटपुट निकाला है. टू फर्दर एक्सप्लेन, सपोज वी डू नॉट एडजस्ट द इन्फ्लेशन. देखो मैं इसलिए आपके लिए पूरा पैरा यहाँ पे पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसका सिर्फ क्रक्स मैं आपको बताती चलती, बट यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लाइन बाय लाइन चल रही हूँ. तो जिनको लग रहा हो काफ़ी लेट कर रही हूँ तो वो एक बार ऐसा कर सकते हो कि इसको बढ़ाकर देख सकते हो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और सिर्फ रिविजन के थ्रू ये सीरीज फॉलो कर रहे हो. टू फर्दर एक्सप्लेन, सपोज वी डू नॉट एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन. चलो हमने मान लिया कि इन्फ्लेशन जो है उसको हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, एंड द आउटपुट ग्रोथ फॉर एन ईयर इज 9%, सो इज इन्फ्लेशन. और जो आउटपुट ग्रोथ है इन्फ्लेशन को देखते हुए 9% की है. इट मीन्स दैट द आउटपुट हैज नॉट इंक्रीज. इसका मतलब क्या है कि आउटपुट तो बढ़ा नहीं, बट देयर प्राइस हैज इंक्रीज, लेकिन प्राइस तो बढ़ गया. विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन द इंक्रीज इन द आउटपुट हैज लिटिल. अब देखो जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते ना तो जो इंक्रीज होता है आउटपुट का वो बहुत कम होता है, या फिर ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंटली होता ही नहीं है, ठीक है, और ऐसे मिसलीड हो जाओगे. The adjustment for inflation is also known as real or otherwise it is nominal and is generic in nature. देखो बोल रहे हैं अगर आपने एडजस्टमेंट किया इन्फ्लेशन को, ठीक है, मान लो आप कोई चीज निकाल रहे थे और आपने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए वो चीज निकाली तो वो आपकी हो जाती है रियल.
लेकिन अगर आप कोई वैल्यू निकाल रहे थे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, लेकिन आपने इन्फ्लेशन को ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो उसकी वैल्यू आज से आज कितनी है, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर चीज आपने निकाली दैट इज नॉमिनल। तो यहां से आपके दो और कॉन्सेप्ट बन के आते हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो अभी तक हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज डोमेस्टिक, नेशनल, ग्रॉस, नेट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, तो आज ही के आज ये जो आपके कॉन्सेप्ट हुए हैं, ठीक है, ये जो आपके 7 कॉन्सेप्ट हुए हैं, इनको एक बार रिकॉलिंग आपको जरूर कर लेनी है, बिकॉज इससे आपकी ये रहेगी कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो चीजें जो हैं वो सेट हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है रियल ग्रोथ इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो जो रियल ग्रोथ होती है वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट होती है, वाइल जो नॉमिनल ग्रोथ होती है वो इन्फ्लेशन को इग्नोर करती है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज। ग्रोथ बाय डेफिनेशन हैज टू बी रियल। जो डेफिनेशन की ग्रोथ, अगर आप किसी चीज की ग्रोथ निकाल रहे हो तो वो हमेशा रियल बेसिस पे निकालो, उसमें इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलो। Similarly, there is nominal and real interest rate income wages, but there is no concept of nominal and real growth, as growth by definition has to be adjusted for inflation. देखो, नॉमिनल, रियल, इंटरेस्ट रेट, ये सब आप लोग इंटरेस्ट रेट, इनकम, वेजेस निकालते वक्त देखते होंगे, लेकिन अगर हम ऐसा बोल लें कि नॉमिनल ग्रोथ हुई है, रियल ग्रोथ हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रोथ हमेशा जो होती है उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना ही पड़ता है, तो वो हमेशा रियल ही होगी, वो कभी नॉमिनल नहीं होती है। दिस इज इम्प्लाइड दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रोथ इज इटसेल्फ। ठीक है, इससे खुद ही पता चलता है कि अगर आपने ग्रोथ बोली है तो वो हमेशा रियल ही निकालोगे, नॉमिनल नहीं निकालोगे। ठीक है, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करोगे, और अगर आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया तो वो ऑलरेडी रियल हो जाएगा, नॉमिनल नहीं रहेगा। ठीक है, द यूज ऑफ द वर्ड, अगर आपको ये चीज फास्ट लग रही होगी और समझ में नहीं आई है तो प्लीज इसको एक बार पीछे जाइए और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि या फिर धीरे चलाइएगा वीडियो को, तो पक्का समझ में आएगी। मैंने अपना बेस्ट समझाने की कोशिश की अपने साइड से। द यूज ऑफ द वर्ड ग्रोथ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इम्प्लाइज इंक्रीज इन जीडीपी। जब आप ग्रोथ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो तो जीडीपी के इंक्रीज को हम देखते हैं, और उसके साथ साथ किस पे, फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, ध्यान देना, फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंटायर कंप्यूटेशन जो होता है इन सारी चीजों का, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, the estimate of the growths are provided by the organization on quarterly basis। 3 मंथ की estimates के basis पे हम ये चीजें करते हैं at the end of the March, June, September, December every year, and annual growth estimates are provided during April and March every year। तो हर एक में financial year में ये सारी चीजें चलती हैं। All the government and corporate accounting in India is with reference to the financial year। What we have covered so far is a simple exposure to national income aggregates। तो अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के अंदर आती हैं, जिसको हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, रियल, नॉमिनल, मार्केट प्राइस, और ये मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, सब क्या है। यही सारी चीजें जो हैं मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की हैं। अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए 3 मेथड होते हैं, नेमली आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ये तीनों मेथड यहाँ पे डिस्कस करूंगी, और इकोनॉमी के बहुत अच्छे कुछ कोर टॉपिक्स को भी यहाँ पे डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे मैं आपको एट लास्ट करंट अफेयर के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगी और कुछ क्वेश्चंस भी पूछना चाहूंगी। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो आपका है पेरीथालमेना मॉडल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन। ठीक है, पेरीथालमेना, PERITHALMANA मॉडल ऑफ
बायोमेडिकल वेस्ट सिग्रीगेशन। अब देखो इसके नाम से ही आपको चीजें पता चल रही होंगी कि यहाँ पे हम बायोमेडिकल के जो वेस्ट हैं उसको सिग्रीगेट करने का एक बहुत अच्छा मेथड केरला में खोज निकाला है, तो उसकी बात कर रहे हैं। इसके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है। आप एज अ केस स्टडी अपने आंसर्स में लगा सकते हो, और या फिर एस्से वगैरह की स्टार्टिंग भी इससे कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक करंट अफेयर का कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज सर्क्यूलर इकोनॉमी। इस पे एक आर्टिकल आया था, आज से 2-3 दिन पहले आया था। सर्क्यूलर इकोनॉमी, एक आपका एडिटोरियल आया था इस पे। व्हाट इज सर्क्यूलर इकोनॉमी, इस पे क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी का बहुत अच्छा। सर्क्यूलर इकोनॉमी कुछ नहीं होता, जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, कुछ सीजनल वर्क करने के लिए जाते हो, कुछ टाइम तक वहां पे काम करते हो और उसके बाद फर्दर वापस अपनी कंट्री में आ जाते हो, फिर जब आपको लगता है सही फिर से आप चले जाते हो। तो ऐसा आप क्या कर रहे हो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हो, उसके बाद फिर से अपनी कंट्री में वापस फिर से वही साइकिल अपना रहे हो, तो उसको हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर चीज होती है। इसमें भी वो उस आर्टिकल में काफी सारी चीजें दे रखी थी, सिर्फ इतना ही नहीं था। तो वो सारी चीजें मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो, और ये पेरीथैलमेना मॉडल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट सिग्रीगेशन के बारे में भी आप जरूर पढ़ना और उसको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।